बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जिसमें चंद अहम फैसले किए गए। यानी जो बात की जा रही थी कि इस्तीफे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, सेनेट इलेक्शंस में क्या किया जाएगा, किस तरह से हुकूमत का मुकाबला किया जाएगा या हुकूमत को कमज़ोर बनाया जाएगा। इस हवाले से जब ये सीईसी का इजलास चलता रहा तो उस वक्त मुख्तलिफ चेमगोइयाँ होती रहीं, मुख्तलिफ खबरें मीडिया की जीनत बनती रहीं। कभी ये कहा गया कि नहीं जी इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी, और मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर नहीं आए, इस वजह से उनके फ़ैसले मानने का कोई यानी इरादा नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन जब मीडिया टॉक जो कि 3 घंटे की ताख़ीर से हुई, जब वो की गई तो उसमें यह कहा गया कि 31 जनवरी को फ़ैसला जो हुआ था पीडीएम में इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे, वो फ़ैसला बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीईसी के इन फैसलों के हवाले से या जो खबरें चलती रही उस पर रद्द अमल भी आता रहा। पहले ये कहा गया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही फैसले से मुकर गई है, या ये भी कहा गया कि ये शॉर्ट मार्च भी किया जाएगा वज़ीर आला सिंध या सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बानी और सरबराह फिक्सेट और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असम्बली आलमगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम सर। सर, क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सीईसी का आज इजलास हुआ और मुख्तलिफ जो रूमर्स हैं वो भी आती रहीं, बहरहाल जब मीडिया टॉक हुई तो खबरें कुछ और आई, आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखें, एक तो चीज़ ये कि जैसे वजीर आजम साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि इनकी लीडरशिप के साथ इनके लोग जुड़ें और कोई इस्तीफा दे। वो सबसे पहले ये कि जो इस्तीफा एमएनए देगा, एमपीए देगा, क्या वो नहीं पूछेगा कि भाई जिसके लिए मैं दे रहा हूँ वो खुद लंदन में बैठा हुआ है, वो खुद सारे उधर आसाइशें ले रहा है और इधर हम लोग रुल रहे हैं। और फिर क्या किसी को ये समझ नहीं है कि चंद लोगों को एक अब्बू बचाओ तहरीक चल रही है, चंद लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हुए, अपने तहफ़्फ़ुज़ का ये आखिरी एक सिलसिला समझ रहे हैं और उसके लिए ये पीडीएम का इन्होंने एक शेल्टर लिया है जो कि ज्यादा दिन नहीं चल सकता। और ये जो इन्होंने तारीखें दी हैं कि इस दिन की तारीख हो, भाई आज से इस्तीफे शुरू कर दे। तारीख देने का क्या मकसद है कोई? क्योंकि वजीर आजम ने ना किसी से ब्लैकमेलिंग माननी है ना किसी की सुननी है, आज से इस्तीफे शुरू कर दें। तो ये इस्तीफा कभी ना दे सकते हैं। वजह यह है कि आज अगर वो किसी ओहदे पर हैं तो इस ओहदे को भी वो अपने लिए एक तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं कि शायद इन ओहदों की वजह से हम बच जाएं, जो कि कोई नहीं बचेगा। आलमगीर साहब, अब जो मरदमशुमारी के नताइज को हतमी ऐलान करने का मामला है उस पर भी कुछ सियासत की जा रही है। यानी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में यह भी फैसला किया गया है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जो मरदमशुमारी के नताइज से इख्तिलाफ करती हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि उनको भी अपने साथ मिलाया जाए। सर, क्या कहेंगे आप? देखें, इस पे जो भी कराची से ताल्लुक रखता इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, स्पेशली एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और हम खुद भी, इवन जो हमारे गवर्नर हैं कराची से सिंध के गवर्नर हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। तो हम सबको इसमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस हैं। और लेकिन जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है, उनको पहले भी कुछ इश्यूज पर शिकवे शिकायत रही है, हमने पहले भी उनको इंगेज किया और आपस में बैठकर इस हर मामले को तय करेंगे। हमने हमेशा इत्तेहादियों से डायलॉग एंगेजमेंट का जरिया अपनाया और ये जमहूरियत का एक हिस्सा है कि आपसे कभी वो ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम चूंकि हम हुकूमत में मेजॉरिटी में, हमने किसी को नाराज नहीं करना इसमें। आलमगीर साहब, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर काफ़ी दबाव भी डाला जा रहा है। दूसरी पार्टीज़ जो कि धड़े ऐसे जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ही निकले हैं, उनका भी दबाव है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक इख्तलाफी नोट लिख कर कैसे इस फैसले की तौसीक कर सकती है या इस पर साइन कर सकती है जो वज़ीर काबीना के फैसले में जो वज़रा शामिल थे। सर, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से अब नाराज़गी का इज़हार किया जाता है या
वजारत से इस्तीफे या दोबारा से हुकूमत से अलहदगी की बात की जाती है, तो उस सूरत में सर कैसे बनाया जाएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को? देखिए, मैं फिर से यही अर्ज करूं, मैं कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकता। हालांकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कराची की सतह पे एक सियासी इख्तिलाफ रहता, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ते, लेकिन चूंकि वफाक में वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमने जो भी उनके जायज शिकवे शिकायत होंगे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, पब्लिक से जुड़े होंगे, हमने उनको दूर करना है, उनको साथ एंगेज करेंगे, बिठाएंगे, क्योंकि इन द एंड उनका हमारे साथ होने से हमारा वजीर आजम मजबूत होता है। और वजीर आजम की मजबूती के लिए हमें जो जायज इश्यूज पर, पब्लिक से जुड़े हुए इश्यूज पर जहां उनको साथ बिठाना होगा बिठाएंगे। आलमगीर साहब, आपकी जानिब से बल्दियाती इश्यूज को अक्सर हाईलाइट भी किया जाता है, मसाइल का हल भी किया जाता है। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आज बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच, 3 रुकनी बेंच ने की है, और उसमें ये सवाल भी किया गया कि आखिर कराची में इन तजावुजात का जिम्मेदार है कौन? सिंध हुकूमत का ये कहना है कि जी साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो हैं वो इन तजावुजात के जिम्मेदार हैं, उनका काम था कि इन तजावुजात को ख़त्म करते। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या राय रखते हैं कि कराची में जिस कदर तजावुजात हैं जिनका खात्मा नहीं किया गया या मज़ीद तजावुजात हो गई, इनके पीछे कौन है सर? साबिक बल्दियाती हुकूमत या सिंध हुकूमत? देखें, इसके जिम्मेदार ये सब हैं, ये सब मिलजुल के इस शहर का, इस सूबे का बेड़ा गर्क किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। वसीम अख्तर साहब को मौका मिला, दिया, उनके पास केएमसी का इदारा था, एंटी एनक्रोचमेंट सेल था, डीएमसी थी इनके पास, कुछ नहीं किया इन्होंने, मायूस किया। वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का है, पिछले 12 साल से इनका है, इदारे उनके पास हैं, फंड्स उनके पास हैं, इख्तियारात उनके पास हैं, केडीए आज उनके पास है, एसबीसी है उनके पास है, अब तो केएमसी वगैरह भी, बल्दियाती निजाम भी उनके पास चले गया। अब क्या कर लिया इन्होंने? तो मकसद ये कि जिन इदारों का काम होता एंटी इंक्रोचमेंट या ऑपरेशन करना, वही इदारे पैसे लेकर जब कब्जे करवाएंगे, वही इलाके पैसे लेकर ये पथारे और ये जितनी इंक्रोचमेंट आपको फुटपाथों पर नजर आती, जमीनों पर नजर आती, अब तो कब्रिस्तान भी जो है वो कब्जा हो गए, ये सब इदारों की मिली भगत से होता। और ये नीचे से लेके, एक एक्शन से लेके, एक जो नीचे का ऑपरेशन का इंचार्ज होता, डायरेक्टर होता, उससे ऊपर मिनिस्टर तक पैसा चलता। और ये हम सब ने कराची में फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इनसे। मैं खुद केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट में दरखास्त देता ऑपरेशन कराने, तो मालूम चलता कि इन्हीं यही पैसा लेते हैं वहां से, इनका हफ्ता बंदा होता है उस गली, उस फुटपाथ, उस इलाके से। तो ये सब इन्होंने मिलजुल के बेड़ागर किया है इस शहर का। तो इसमें तो मैं जितनी माजी की हुकूमतें इधर रही हैं, शहर आपके इत्तेहादी हैं। देखें, एक चीज याद रखें, मैं जहां उनकी अच्छी बातें वो बताऊंगा, जहां उनकी बुराइयां, खामियां हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा। ये नहीं हो सकता कि उन पे भी मैं पर्दा डाल दूं। अच्छा सर, मतलब सर आप इस का हल क्या निकलेगा सर? मुझे ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इफेक्टीज जो हैं, जिन्होंने पैसे से वो जगह खरीदी होती है, ये जाने बगैर कि शायद ये जगह अनऑथराइज्ड हो, गलत अलॉट की गई हो, चाइना कटिंग की गई हो। सर, उस रिहायशी का क्या कसूर है जिसने अपनी मेहनत मजदूरी के हलाल के पैसे अदा करके अपने सर पे एक छत बनाई हो, और रातों रात उसे ही पता चलता है कि जी ये जगह जो है ना, ये कल बिल्डोज कर दी जाएगी। उसको सर, उसका मदावा कौन करेगा? उसकी कंपनसेशन कौन करेगा? देखें, इसमें ओवरऑल ये एक पॉलिटिकल पार्टी या एक कोई इदारा भी नहीं है। देखें, आज अगर केएमसी, आज अगर कोई कब्जा माफिया मेरे प्लॉट पे मेरे साथ जुल्म ज्यादती करता, मैं इदारे जाता तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। फिर जब मैं कोर्ट जाता इंसाफ के लिए, तो कोर्ट में मेरे चप्पल घिस जाते, मेरे बाल सफेद हो जाते, वहां से कोई सुनवाई नहीं होती। अगर होती तो 10 साल लग जाते उसमें। तो ये मतलब एक आम आदमी के लिए इस वक्त ये पूरी जो रियासती मशीनरी है, इसमें कोई एक इदारा नहीं, सारी रियासती मशीनरी को इनके लिए काम करना होगा। और वो अब कोई बहुत फाल नहीं है। और अब तो लेकिन ये जरूर है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी वो दौर भी नहीं है अब
कि लाशें गिर रही हो, एक एक दिन में 100 लाशें गिर रही हो, चाइना कटिंग हो रही हो, उन हालात से भी अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरी की मजीद जरूरत है। आलमगीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ही करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बल्दियाती इलेक्शंस या कराची की जो सियासत है इसमें बड़े डिस्प्यूट्स पाए जाते हैं सर। यानी कौमी सियासत अपनी जगह, लेकिन कराची की बात की जाती है तो ग्रुप्स भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें। सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है? कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़े जाएंगे, अलग हैसियत में लड़े जाएंगे, या किस तरीके से इन इलेक्शन को प्लान किया जाएगा? डॉक्टर साहब, इख्तिलाफात तो हर सियासी जमात में है, ग्रुपिंग भी होती, या तो आप कह लें कि जमहूरियत नहीं करनी, डंडा चलाना है, कोई आमिरियती टाइप निज़ाम चला, एक बंदे के हाथ में इख्तियार हो, उसका डंडा हो, उसकी बंदूक हो, और बस फिर तो कोई बोल नहीं सकता। जहाँ जमहूरियत होगी, इख्तिलाफ राय होगा, वहाँ फिर ग्रुपिंग भी होगी, वहाँ लोकल लीडरशिप उभर के आएगी सामने, वो अपने अपने लोगों को लीड करेगी। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हमेशा से तैयार है, और ये जरूर है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन आज कोई इतनी फाल नहीं जैसे माजी की दूसरी जमातें, क्योंकि उनकी जरिया आमदनी, जरिया माश सियासी जमातों से चल रहा होता था, उनके वर्कर्स का। वो कोई वाटर बोर्ड में लगा होता था, कोई सिंटेक्स बोर्ड में नौकरी कर रहा होता था, कोई केएमसी में नौकरी कर रहा होता था, और शाम को पार्टी का झंडा लेके घूम रहा होता। हमारे पास सारे रजाकार हैं इस शहर में जो पीटीआई का साथ देते हैं, वो अपनी नौकरी करते, छोटा मोटा कारोबार करते, उसके जो वक्त बच जाता वो सियासत के लिए देते, रजाकाराना तौर पे शहर की खिदमत के लिए। तो इसीलिए, लेकिन जहां बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस होगा वहां आपको पूरी तंजीम फाल नजर आएगी, जलसे जुलूस एक्टिविटीज नजर आएंगी। और पीटीआई ने हमेशा इश्यूज ओरिएंटेड मोबिलाइजेशन की है। जहां पनामा का इशू आया तब आपको पीटीआई फुल एक्टिव नजर आई, जहां इलेक्शन की रिगिंग पर धरनों का मौका आया तब आपको पीटीआई फुल एक्टिव नजर आई। तो जहां इश्यूज आते, जहां जो है कोई एजेंडा नजर आता, उसके लिए हम इकट्ठा होते हैं। सर, लेकिन आप ये नहीं समझते कि कोई एक नाम पार्टी को फाइनल करना चाहिए? सर, 4-5 नाम ऐसे हर वक्त गर्दिश कर रहे होते हैं जो कि नामजद मेयर पॉसिबल तौर पे कहलाते हैं। ये वजह नहीं होती सर डिस्प्यूट्स होने की? देखें, यकीनन होगी, हर किसी की ख्वाहिश है, हर कोई जो है वो चाहता है कि मैं इस शहर की खिदमत के लिए निकलूं या मेयर बनूं। तो ये तो एक बड़ा नेचुरल सी चीज है, और मेरा ख्याल है कि इसको बड़ा हमने नेचुरल लेना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी और सरबरा फिक्सिट जो तंजीम है वो, और मेंबर नेशनल असेंबली आलमगीर खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे, यानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीसी में जो फैसले हुए हैं उसमें से एक फैसला ये भी है कि जो इत्तेहादी जो कि वफाकी हुकूमत के साथ हैं और वो किसी न किसी बात पर वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं, चाहे वो कराची की मरदमशुमारी का मामला हो या बल्दियाती इंतखाबात का मामला हो, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM की जानिब से कोशिश की जाएगी कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके चला जाए ताकि हुकूमत और उन इत्तेहादियों के दरमियान जो है दरारें मज़ीद गहरी हो सकें। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, सीसी में जो चीज़ें डिस्कस हुई और जो फिर बाद में मीडिया टॉक हुई आपके सामने होगी। सर, मुझे ये बताइए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी फैसला किया गया है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो कि मरदमशुमारी की बात की जाए, बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए, डिलिमिटेशन की बात की जाए, अगर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं वफाकी हुकूमत से तो उनको साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरे ख्याल में जब ये मरदमशुमारी का जो जिस वक्त कराची में हो रही थी और उसके बाद मुकम्मल हो चुकी थी, मुकम्मल होने के बाद जब उसके अनऑफिशियल रिजल्ट सबके सामने आए
तो उस वक्त ही एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया था कि मौजूदा सेंसस सही तरीके से नहीं हुए हैं और इसमें यकीनन कराची के लोगों को कम करने की कोशिश की गई है और गिना भी गया उसके अंदर। तो पीपल्स पार्टी ने शुरू में तो थोड़ी बहुत इक्का दुक्का मरतबा आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद खामोश हो गए थे। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी को भी ये अंदाजा इस बात का अच्छी तरह से है कि अगर सेंसस कराची के सही हो गए तो कौमी असम्बली की 40 सीटें बनेंगी और सूबाई असम्बली की 80 से 82। तो इस तरह सीएम अर्बन का आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसी पॉलिसी के तहत फिर पीपल्स पार्टी ने खामोशी इख्तियार की और कोई खातिर ख्वाह इनका एहतजाज नजर नहीं आया। जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पटिशन लगाई, इसने मुख्तलिफ फोरम पर इसने आवाजें उठाई एमक्यूएम पाकिस्तान ने, और अभी भी इस वक्त भी बहुत अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कैबिनेट के अंदर किया। कैबिनेट मिनिस्टर हमारे वफाकी मिनिस्टर अमीन उल हक भाई ने उस पर अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इख्तिलाफी नोट डाला और उसके बावजूद भी एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये कराची के में रहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती नाइंसाफी है और ये गलत है। वो इसलिए कि अगर आज कराची के लोगों को कम गिना जाएगा तो फिर आगे चल के कराची के लोगों के बहुत बड़े मसाइल खड़े हैं, जॉब के मसाइल खड़े हैं, जॉब मिल रही है कराची के लोगों को। इसके अलावा सीट्स के मसाइल हैं कि सीटें इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कौमी असम्बली की बहुत कम सीटें हैं यहाँ पर, यानी कि आधा फर्क आ रहा है, सूबाई असम्बली में आधा फर्क आ रहा है, यानी कि 50% सीटें कम हैं और उसी बुनियाद पर इस शहर को बस रन करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पर मसाइल भी होते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट का काम होता है कि वो पॉलिसीज तरतीब देती है, बनाती है, किस तरह से हम बारिश से पहले छतरी का इंतजाम किया जाए। लेकिन सेंसस के हवाले से मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने भी बहुत ही खराब रोल प्ले किया, जो कि काबिल मजम्मत है कि दुनिया को पता है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट के भी 14 MNAs यहाँ पर हैं, तकरीबन लगभग 28 से 30 MPs उनके मौजूद हैं, गवर्नर उनका मौजूद है यहाँ पर। मेरे ख्याल में शायद उनको एहसास इसलिए इस चीज का नहीं है कि शायद उनको अंदाजा नहीं था कि उनकी 14 सीटें यहाँ से आ जाएंगी, उनका गवर्नर आ जाएगा, उनको सूबाई असम्बली की सीटें मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में इस शहर का दर्द मुकामी लोगों को है, जो यहाँ के लोग हैं, जो मुकामी नुमाइंदे हैं, और मैं समझता हूँ कि सेंसस में लोगों को कम गिना जाना ये एक इंसानी अलमिया बहुत बड़ी साजिश भी कह सकते हैं इसको, और बहुत लोग बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कि सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का यानी इजहार कर देना, इख्तिलाफी नोट डाल देना, बातों को मान भी लेना और हुकूमत में शामिल रहना। लोग कह रहे हैं सर अब इख्तिलाफी नोट तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने से काम चलेगा नहीं सर, या तो आप क्लियर कट डिसाइड करें, अवामी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें और इस मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करें, या मान लें कि ठीक है जी हम हुकूमत की बात मानते हैं और ये नताइज जो हमें कबूल हैं। दरमियानी नताइज जी सर, नताइज को एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पटिशन लगाई है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसकी हेयरिंग करे, उस पटिशन की, इस पर डिबेट करे, और इसको, ये इंसानों का मसला है, कराची में रहने वाले 3 करोड़ लोगों का मसला है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी है कि वो इस केस को उठाए, पहली फुर्सत में उठाए और इसको चलाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी भी है सर, तो आपको एहतजाज करने से, हुकूमत से अलग होने से किसने रोका है सर? देखिए, अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि कोई भी फैसले फौरी नहीं होते। अच्छा, फौरी फैसले इसलिए आप मिसाल दे दें, फिर एक मिसाल मैं भी दूंगा आपको। जी सर। हाँ, फौरी फैसले इसलिए नहीं होते। मिसाल के तौर पर अभी पीडीएम की तहरीक चल रही है, इसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ कि सब लोग इस्तीफे देंगे। पीपल्स पार्टी आज बैक हो गई ना कि हम इस्तीफे नहीं देंगे और अभी हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी तय था कि सेनेट का इलेक्शन, ये भी तय था कि जिमनी इलेक्शन में पीडीएम नहीं जाएगी सर। लेकिन जो मीडिया टॉक हुई है 9 बजे, उसमें ये कह दिया गया है कि इस्तीफे 31 जनवरी को दे देंगे और ये फैसला चेंज नहीं होगा। देखिए,
जिमनी इलेक्शन पर इनके जो मेन प्लेटफॉर्म से मेन लोगों को एतराज था कि हम जिमनी इलेक्शन नहीं जाएंगे, हम इस्तीफे जमा करा देंगे, लेकिन आपको नजर और सबको आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक हो रही है। अब मेरे ख्याल में मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बिल्कुल हर सियासी जमात अपनी पॉलिसीज को तरतीब देती है, उसमें यकीनन कोई ना कोई हिकमत होती है, हिकमत अमली होती है। तो यकीनन एमकेएम पाकिस्तान ने भी आज अगर हुकूमत को मुतबन्ना किया है, इंटीमेट किया है, उनको वार्न किया है कि इस पर आप कुछ ना कुछ स्टैंड लें, वरना फिर हमारा भी मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। और यकीनन हुकूमत की राय भी अभी आनी है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी शायद कराची कल या परसों में शायद आए। एमकेएम ने आज कल सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कराची में डेवलपमेंट के हवाले से, सेंसस के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से। मतलब कोई भी काम मौजूदा गवर्नमेंट में भी हुआ नहीं है कराची का, जहां मुस्तकबिल में माजी के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी गई। अब मिसाल के तौर पर आज अगर पीपल्स पार्टी सीसी के इजलास में कह रही है कि मर्दमशुमारी के हवाले से अगर किसी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हो तो उनको हम उनसे बात करेंगे या मिलाने की कोशिश करेंगे, आप ये कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने भी शहर के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया साढ़े 12 साल के दौरान कि कि यहाँ पर डेवलपमेंट की मद में जीरो काम है। पीपल्स पार्टी कुछ भी कराने में नाकाम हो गई है। मेयर को नाकाम करने में, उसको फंडिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया है कि फंड ना दिए उसको। और 28वीं तरमीम के बाद ये डोमेन सिंध गवर्नमेंट का था कि वो मेयर को फंडिंग करती है, लेकिन उन्होंने हाथ पांव बांध के रखे। इस शहर के अंदर आज वाटर क्राइसिस है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पार्टी गवर्नमेंट के अंडर, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। केबीसी का मामला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो चुका है, वो कल तक कराची बिल्डिंग कंट्रोल था। और उसके मामला भी आप देख रहे हैं कितनी करप्शन है। नैब के वो अफसरान सिंध गवर्नमेंट के कि जिनको नैब ने गिरफ्तार किया था, बाद में पीरी बार्गेन के तहत वो छूट गए थे, उनको दोबारा से उन ओहदों पर बहाल कर दिया गया और उनको दोबारा से जॉब पर बिठा दिया गया। ये सब ज्यादती कर रही है कि चोरों को लाकर यहाँ बिठाकर नाइंसाफी और ज्यादती कर रही है। अच्छा साजिद भाई, आपने कहा कि फैसलों का इंतजार करना पड़ता है और जब जाहिर सी बात है कोई पिटीशन लगाई जाए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एप्लीकेशन लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के लिए भी, ये जो धांधली हुई थी उसके जो हल्के खोलने थे उनके लिए भी, लेकिन साथ ही साथ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया, धरना दिया गया। जिस वक्त ये धरना शुरू में ही अनवर ज़हीर जमाली साहब की तरफ से इसकी पब्लिक हियरिंग कर दी गई कि ठीक है जी, पब्लिक इंटरेस्ट में इन को जल्दी सुना जाएगा और उसका जल्द फैसला किया जाएगा। सर, मिसाल तो आपके सामने है ना, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन होने के बावजूद जो प्रोटेस्ट का रास्ता था वो नहीं रोका गया। सर, तो आप दोबारा आवाज थोड़ा सा कम आई आपकी तरफ। मैं साजिद भाई ये कह रहा हूं कि मिसाल आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना देने का फैसला किया। जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अर्जेंट वफाक की जमात है। जी सर, वो वफाक की जमात है। ये बेचारे कराची के लोग गरीब जमात है कराची की ये जी। और लेकिन बहरहाल कुछ भी हो जाए, हम कराची के इश्यूज को उठाएंगे और कराची के जो भी इश्यूज हैं उन पर हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। तरीकेकार सबके अलग अलग है। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपना तरीकेकार अपनाया कि वो जाके वहां बैठ गए, धरना दिया उन्होंने, फिर वापस भी हुए, बैक हुए। लेकिन बहरहाल सबके अपने अपने तरीकेकार हैं। हम भी अपने आईनी और कानूनी जो ऑप्शंस हैं, जो फार्मूलेज हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कराची के और दुनिया देख रही है कराची के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद कराची के हवाले से, कराची रजिस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े स्टैंड लिए हैं, सड़कों और रेलवे के हवाले से स्टैंड लिया, एनकरेजमेंट के हवाले से स्टेप लिया, लैंड माफिया के हवाले से स्टेप ले रही, वो बहुत सारे स्टैंड खुद दे रही। मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री को चाहिए कि वो जो एमकेएम ने पिटीशन लगाई है सेंसस के हवाले से उसको ले और टेकअप करे और उसको फिर सुने
और उस पर आर्ग्यूमेंट ले, दोनों तरफ से खुद भी सुने, वो भी थे आर्गुमेंट्स क्या उनके, और इस मसले को साइड पे लगाएं। वो इसलिए कि इंसानी अलमिया है, इंसानों के साथ ज्यादती है ये बहुत बड़ी। कराची में जीते जागते इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते, कि जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कराची के लोग हैं, और कराची के साथ ही डेवलपमेंट की मद में ज्यादती। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा आज ज्यादती। जी सर, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये कहना था कि जो तजावुज़ात इस वक्त कराची में हैं या जो नहीं हटाई गई, इसका सारा जो दारोमदार ये इसके जिम्मेदार जो है ना वो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हैं। मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह याद होगा कि सईद गनी साहब ने कहा था कि मैं इंक्रोचमेंट को मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इंक्रोचमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि इसको हटाई जाए, उस पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का किरदार तो ये रहा है, जबकि उस वक्त वसीम अख्तर ने इंक्रोचमेंट करवाई और बहुत सारी बुराई भी एमक्यूएम पर आई, सिटी गवर्नमेंट पर उस जमाने में आई कि ये नुकसान करें, लेकिन बहरहाल वो कि ये गरीब लोगों के पथारों को और हटा रहे हैं, या जो लोग आगे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनकी जगहों को तोड़ रहे हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड था और उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि उन्होंने मेयर कराची को इंडिकेट किया था, इशारा किया था, तो मेयर कराची ने तो काम पूरा किया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना काम करने में मेरे ख्याल में कोताही का मुजाहरा किया है। उस वक्त इनके बयान उठाए, सईद गनी खान ने कहा था कि मैं वजारत छोड़ दूंगा, मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। वो काम एमक्यूएम ने किया। एमक्यूएम अपनी जिम्मेदारी इसलिए पूरी कर रही है कि वो इस शहर की है, उस शहर के मामलात को और तजावुज़ात हटाने में क्या सिंध हुकूमत मुदाखलत करती थी कि ये तजावुज़ात ना हटाएं, या मेयर कराची साहब ने खुद थोड़ी सी नरम दिली का मुजाहरा किया और तजावुज़ात को पूरी तरह नहीं हटाया? नहीं, जहां तक हो सका उसको किया। मेरे ख्याल में कुछ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ रुकावटें आई थी उस जमाने के अंदर, लेकिन बहरहाल मेयर ने अपना पूरा उस जमाने के अंदर काम किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किए थे उसको इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश की। और बल्कि पीपल्स पार्टी से मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 10 सालों में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी रहे हैं, और ये उसी जमाने के अंदर कराची के अंदर बंदरबाट सब हुआ है, जगहों पे कब्जे, फुटपाथों पे कब्जे, नालों पर कब्जे, और ये सब उसी जमाने के अंदर होता हुआ है। सब इनके करप्ट अफसरान सब ये सब आज जो कराची का जो हाल 12.5 साल के दौरान हुआ है जी, इसकी तारीफ में मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और इनका ये कहना था कि कई सालों से चूँकि कराची का ये जो नक्शा इस वक्त मौजूद है इसमें कई लोगों का हाथ है, और मेयर कराची यानी साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने अपनी पूरी कोशिश की कि तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाए, और मुसलसल इसके लिए कोशिश भी करते रहे। उस वक्त उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जी मेयर कराची जो है वो बहुत से लोगों को बेघर करने में या उनका कारोबार ख़त्म करने के ज़िम्मेदार हैं, और आज ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि दरअसल जो तजावुज़ात नहीं हटाई गई उसकी तमाम तर जिम्मेदारी साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर पर जाती है। बहरहाल नाज़रीन, अदालत में एक केस है और अदालत इस बात का फैसला करेगी कि आया वो तजावुज़ात, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो है सिंध हुकूमत को रिपोर्ट भी पेश करनी है तमाम तजावुज़ात का ख़ात्मा करके, और उसके बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी कि कौन इस बात का ज़िम्मेदार है कि ये जो तजावुज़ात हैं ये कराची में मौजूद हैं। नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे इस समाअत के हवाले से भी, और जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में फ़ैसले हुए हैं, यानी जो इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला अभी बरकरार है। फिर नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतख़ाबात हैं उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करा दिए गए हैं, यानी एक तरफ इस्तीफ़े देने की बात ज़रूर की गई, लेकिन इन इस्तीफ़ों के साथ साथ बाई इलेक्शंस भी लड़ने का फ़ैसला किया गया है। फिर सेनेट इलेक्शंस भी फरवरी में मौजूद हैं। अगर तो इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो क्या सिर्फ कौमी असम्बली से दिए जाएंगे, वरना फिर सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो भी उन पर भी एक सवालिया निशान आ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में ये भी कहा गया कि जी अगर तो इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ओपन ग्राउंड मिल सकता है कि वो 18वीं तरमीम को ख़त्म कर सकें। इस ख़दशे के तहत भी बहुत सोच समझ कर इस्तीफ़े दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि चूँकि एक फ़ैसला मौजूद है उसकी तौसीक़ की जाती है, और 31 जनवरी
को जो है वो इस्तीफे देने का फैसला भी वापस नहीं लिया गया है। जाहिर सी बात है इतने मेंबर्स हों तो इख्तिलाफ राय भी होता है और मुख्तलिफ चीज़ें निकल के फिर सामने आती हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेनेटर हैं, रहनुमा यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, जनाब आजिज़ ढामरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। आजिज़ ढामरा साहब, जो सीईसी में फैसले किए गए सर, फाइनल अब क्या डिसाइड हो गया है कि 31 जनवरी को इस्तीफे जमा करा दिए जाएंगे या क्या होगा? क्योंकि जितनी देर ये मीडिया टॉक डिले हुई, मीडिया पे बहुत सी खबरें आती रही सर। देखिए जी, मीडिया ने आज सारा दिन तबसरा किया है और एक पार्टी के सीईसी का इजलास था, उसमें थारोली डिबेट होती है और डिबेट होती रही। अब मीडिया ने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने जरियों से जो खबरें चलाई हैं, उन सब खबरों की जो तरदीद है वो खुद चेयरमैन साहब की ब्रीफिंग में हुई। और पार्टी के अंदर राय देने की बात एक होती है और जो डिसीजंस होते हैं वो उसकी अफादियत अपनी होती है। तो आज चेयरमैन साहब ने जो अपनी ब्रीफिंग दी और तमाम क्वेश्चन के जो जवाबात दिए, जो सवालों के, उसमें ये बात क्लियर है कि पीपल्स पार्टी की सीईसी ने पीडीएम के तमाम फैसलों को इंडोर्स किया है और इस्तीफे जो हैं वो 31 दिसंबर को जो लिए गए थे उसको भी इंडोर्स किया है। 31 तारीख को जो चेयरमैन साहब ने स्पीच की थी 2 दिन पहले गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में, उसको भी इंडोर्स किया गया है कि पीपल्स पार्टी उन तमाम फैसलों पे खड़ी है और 2 दिन के बाद जो अब पीडीएम का इजलास होगा उसमें ये सारी चीजें रखी जाएंगी। सर, अब एक तरफ इस्तीफों की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या फैसला किया गया है सर? देखिए, ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है और पीडीएम ने अब तक जो फैसले किए हैं उसके मुताबिक डिसीजन लेना एक अलग बात है। पीडीएम ने ये तो कभी नहीं कहा कि जब तक हम इस्तीफा जमा कराएंगे तब तक मुल्क में होने वाले या किसी भी सूबे में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात का हम बाइकआउट करेंगे। ये पीडीएम ने कभी भी नहीं कहा। तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज जिस जिस सूबे में जहां जहां अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है वो इस प्रोसेस से बाहर नहीं रह सकती। तो पीपल्स पार्टी भी इस पे अमल करते हुए इस प्रोसेस का हिस्सा है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर पीडीएम ने इस दौरान कोई ऐसा फैसला किया तो जाहिर है पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम फैसलों में जो 26 निकात जो है पीडीएम के, हम उसके पाबंद हैं। आजिज़ ढामरा साहब, अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो क्या ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि 18वीं तरमीम में कुछ रद्दोबदल की जा सकती है वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखेंगे, शेख रशीद ने ये बात की है, वो खुद साख्ता कभी किसी इदारे के तर्जुमान बन जाते हैं, कभी किस पार्टी के बन जाते हैं और आज सारा दिन वो लगा ऐसे कि शायद पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बन के बैठे हैं। तो 18th अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और हुकूमत ये अगर इलेक्शन करवा भी लेती है तो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास फिर भी नहीं है। ये बात क्लियर है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये भी जानना चाहेंगे कि एक फैसला ये भी किया गया है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनको मरदमशुमारी के इशू पे और बल्दियाती इंतखाबात या डिलिमिटेशन के इशू पे उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाएगी। तो सर, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या जीडीए से भी इस हवाले से बात की जाएगी? हम वही कह रहे हैं कि हुकूमत को पीडीएम की जमातों में होने वाले इख्तिलाफात की फिक्र किए बगैर अपनी सफ़ों को ठीक करना चाहिए, अपने इत्तेहादी जो उनसे नाराज हैं उनको मनाना चाहिए। और जहां तक मरदमशुमारी की बात है तो हमारे एतराज़ात पहले ही जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमें उस पर एतराज है और जो काम सीसीआई का है वो हुकूमत कर रही है और काबीना को भी इख्तियार नहीं है कि वो सीसीआई के किसी फैसले को ओवर रूल करे। तो इस पे तो एतराज़ात हमारे डे फर्स्ट से हैं और आज भी हैं। सर, तो क्या जीडीए से भी बात की जाएगी? आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी यानी सियासी जमात से बात करेगी जिसके बड़े इख्तिलाफात, क्या बल्कि मतलब बहुत कुछ कहा जाता रहा, तो क्या जीडीए से भी इस हवाले से बात की जाएगी? देखें, 2017 में जब मरदमशुमारी हुई थी उस पे एतराज़ात हुए थे और 2018 की जब इलेक्शन हो रही थी तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर एतराज़ात किए थे। बशमुल एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े एतराज़ात किए। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने एक सेनेट के अंदर कमेटी बनाई थी और उन्होंने ये कहा था कि 5% जो ब्लॉक हैं उस पे मरदमशुमारी फिर से कराई जाएगी। 5% इसलिए कि उसमें चेक किया जाएगा कि कहीं गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, टेस्टिंग के तौर पर। मगर वो सच हुई नहीं और एक बिल पास हुआ, मगर 1 टाइम इलेक्शन का बिल था कि इस
दौरान मुल्क में होने वाली किसी भी ज़िमनी इलेक्शन या कोई भी एक इलेक्शन, चाहे वो लोकल बॉडी की हो या जनरल इलेक्शन हो, तो वो जो कानून में तरमीम हुई थी उसमें एक इलेक्शन 2018 का हो गया। अब कोई भी इलेक्शन जब तक मर्दमशुमारी एक्सेप्ट नहीं होती, डिलिमिटेशन नहीं होती सेंसस के बुनियाद पर, तब तक कोई इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। तो इससे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे हम पहले भी थे और अब भी अगर किसी जमात ने राब्ता किया हमसे, हमारा तो इतराज बिल्कुल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी ये धमकी दी है, मगर मेरे ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये दिखावे की बात कर रही है और वो कभी भी हुकूमत से बाहर नहीं जाएगी। सर, अगर इसी मर्दमशुमारी के नताइज के हवाले से या इन्हीं के हिसाब से हल्का बंदियां करके बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकआउट करेगी ऐसे इंतखाबात का? जी आजिज झामरा साहब, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसी मर्दमशुमारी के जो नताइज जिसको हतमी शक्ल दी जा रही है, इनके हिसाब से अगर बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया जाता है, तो क्या पीपल्स पार्टी वो बल्दियाती इंतखाबात कंटेस्ट करेगी या बाइकआउट करेगी? देखिए, कानूनी तौर पर किस तरह ये इंतखाबात हो सकते हैं। नंबर 1, मैंने कहा कि 2018 में जब एक कानून में अमेंडमेंट आई थी, पार्लियामेंट ने की थी, तो वो सिर्फ वन टाइम इलेक्शन की हुई थी और वन टाइम इलेक्शन आपका हो चुका जो 2018 का था। उसके बाद होने वाली कोई भी इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी जब तक आप सेंसस को नोटिफाई नहीं करते और उस बुनियाद पर जो डिलिमिटेशन नहीं होती। किस इलेक्शन की कोई वैलिडिटी किस तरह हो सकती है, ये एक बुनियादी सवाल है। ये हो ही नहीं सकती, इलीगल होंगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आजिज झामरा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध आजिज झामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद यही करते हैं कि इन तमाम ये जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मसाइल जो शहर कराची के लिए एक दर्द सर बने हुए हैं, अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी से हल हो सकें, चाहे वो मर्दमशुमारी का मामला हो, तजावुज़ात का मामला हो या बेसिक एमिनिटीज़ का मामला हो। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।